हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने मनी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने जाना कि मनी क्या है, उसकी क्या फीचर्स हैं, मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ और मनी के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं वर्तमान समय में। और फिर हमने मनी के फंक्शंस की भी बात की। आज का ये वीडियो लेक्चर मनी सप्लाई के ऊपर है, मुद्रा की पूर्ति, जिसमें हम मुद्रा की पूर्ति का अर्थ जानेंगे और उसके डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, उसके क्या क्या निर्धारक तत्व हैं, और मनी सप्लाई के घटकों की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम मनी सप्लाई का मीनिंग जान लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति होती क्या है। मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है जो नॉन बैंकिंग जनता है, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम को यूज़ नहीं करती, उनके पास जो भी करेंसी है, करेंसी में जो कॉइन और नोट्स दोनों आ जाते हैं, तो नॉन बैंकिंग जनता के पास पाई जाने वाली करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स को ही हम जनरली मनी सप्लाई बोल देते हैं। इसमें बैंक और सरकार के पास पाई जाने वाली जो राशि है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको शामिल नहीं किया जाता। वह एक्चुअल में क्या है, मुद्रा की पूर्ति की कोई एक सर्वमान्य या जनरली जिसको हम एक्सेप्ट कर लें डेफिनेशन नहीं है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों में इसमें मतभेद है, उनके अलग अलग व्यूज़ हैं मनी सप्लाई के बारे में। तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने मुद्रा को सिर्फ विनिमय का माध्यम ही माना है। उनके अकॉर्डिंग मुद्रा सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। इसलिए इस विचारधारा के अकॉर्डिंग उन सभी एसेट्स या उन सभी परिसंपत्तियों को मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया जाना चाहिए जो विनिमय के माध्यम का कार्य करें। इसलिए उनके अकॉर्डिंग जो या हम कहीं परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मतलब जो भी हमने किया वही है मुद्रा की पूर्ति का, कि जनता के पास करेंसी और बैंकों की मांग जमा को ही उन्होंने मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया है। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग मुद्रा केवल विनिमय का साधन नहीं है, ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये स्टोर ऑफ वैल्यू का भी एक साधन है। या हम कहें, जैसे हमने फंक्शंस में भी पढ़ा था कि मनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो मॉडर्न अर्थशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग मुद्रा केवल विनिमय का ही साधन नहीं बल्कि ये मूल्य के संचय का भी साधन है। इसलिए उन्होंने उन सभी वित्तीय साधनों को जो विनिमय के माध्यम का भी काम करें और मूल्य के संचय का भी काम करें, उनको मुद्रा की पूर्ति में शामिल किया है। तो इस विचारधारा के अकॉर्डिंग मुद्रा की पूर्ति में जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा के साथ साथ समय जमा, जिसको हमने टाइम डिपॉजिट्स कहा, टाइम डिपॉजिट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। जो आजकल अर्थशास्त्री हैं वर्तमान समय की अगर बात करें, उनके अकॉर्डिंग मुद्रा की पूर्ति में वो सारी संपत्तियों को, परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जो मुद्रा के निकटतम प्रतिस्थापन भी हैं, जैसे कि बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह। तो मुद्रा की पूर्ति का कोई एक सर्वमान्य, जिसको हम कहें एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है उसका एक, तो इसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं। उन्हीं सभी विचारों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमें अब ये भी बात मेन पता लगी कि मुद्रा की पूर्ति को हम स्टॉक या प्रवाह दोनों रूपों में ही अध्ययन या स्टडी उसकी कर सकते हैं। जब हम स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मुद्रा की स्टॉक धारणा की बात करते हैं, तो हम समय के एक निश्चित बिंदु पर पाई जाने वाली मुद्रा की पूर्ति की बात करते हैं। तो जब हम समय के एक निश्चित बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति कितनी है इसकी बात करें, तो वो मुद्रा की पूर्ति का स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है, स्टॉक धारणा हो जाती है, जिसमें मतलब चेंजेस की बात नहीं आती। जब हम प्रवाह धारणा की बात करते हैं तो वो आ जाती है समय की एक निश्चित अवधि में मुद्रा की जितनी कुल मात्रा है और उसको उसकी चलन गति से गुना कर दिया जाए, वेलोसिटी से गुना कर दिया जाए, तो वो मुद्रा की पूर्ति का फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है, प्रवाह धारणा बन जाती है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम आगे इसके बाद क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करेंगे तो उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो यहाँ हम फ्रीडमैन की डेफिनेशन ले रहे हैं। फ्रीडमैन ने मुद्रा की पूर्ति में चलन जो करेंसी है और मांग जमा के साथ साथ समय जमा को भी शामिल किया है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ हमने एगमेंट की लिखी है। फ्रीडमैन की बात मैंने जैसे अभी बताई, उन्होंने करेंसी में करेंसी, मांग जमा और उसके साथ साथ बचत और समय जमा को भी शामिल किया है। एडमंड भी यही कह रहे हैं कि द मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय नॉन बैंक पब्लिक। जैसे कि शुरू में बताया था मैंने कि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स जो नॉन बैंक पब्लिक के पास है उसको भी मुद्रा की पूर्ति कहा है एडमंड ने, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी यही मानते हैं।
नेक्स्ट हम अलग अलग विचारधाराएं कर लेते हैं, जैसे हमने ब्रीफ में तो कर ही ली, तो उनकी आप अलग कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। अगर 8 नंबर में आ जाए कि मनी की सप्लाई पे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ बताएं आप, या मनी सप्लाई पे नोट दें, तो आपने ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ बताने हैं। तो क्लासिकल व्यू की बात करें, जैसे अभी मैंने बताया परंपरावादी विचारधारा, और इसमें केंज की भी बात आ जाती है। परंपरावादियों का भी और केंज दोनों का ही मानना है कि मुद्रा की पूर्ति में जो, अगर मनी सप्लाई की बात करें, इसमें करेंसी मतलब सिक्के और नोट, और उसके साथ साथ बैंकों में जो मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जिससे लोग चेक के द्वारा कभी भी निकलवा सकते हैं, उसे डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो इस विचारधारा के अकॉर्डिंग मुद्रा की पूर्ति में करेंसी, इसको हिंदी में भी करेंसी बोल देते हैं, या आप इसकी ब्रैकेट में नोट्स प्लस कॉइन भी लिख सकते हो, नोट या सिक्के, और उसके साथ साथ बैंकों की मांग जमा को शामिल कर दिया जाए, तो ये परंपरावादी विचारधारा बन जाती है मुद्रा की पूर्ति की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रीडमैन की विचारधारा। जैसे अभी हमने डेफिनेशन ली थी फ्रीडमैन की, तो वो फ्रीडमैन का ही विचार था। तो फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई में क्या शामिल किया जाना चाहिए, जो करेंसी है और बचत जमा के साथ साथ टाइम डिपॉजिट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, समय जमा की भी बात करता है फ्रीडमैन। तो फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स मतलब मांग जमा, प्लस टाइम डिपॉजिट्स मतलब समय जमा की बात। इन तीनों का जोड़ है फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग मुद्रा की पूर्ति। नेक्स्ट हम विचारधारा ले लेते हैं गर्ले तथा शाह की विचारधारा। ये वाली जो विचारधारा है, ये 2 तरह के अर्थशास्त्रियों ने दी है, दोनों के नाम इसमें इंक्लूड हैं। जैसे गर्ले, जे.जी. गर्ले है उनका नाम पूरा, और शाह लिखा है जैसे, उनका पूरा नाम है E.S. शाह। इन्होंने अपनी बुक मनी इन अ थियरी ऑफ फाइनेंस में ये वाला जो मनी सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट दिया, इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। इस दृष्टिकोण या इस विचारधारा के अकॉर्डिंग मुद्रा में उन सभी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जो उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, या हम कहें उसके निकटतम प्रतिस्थापन है। जैसे हमने पीछे वीडियो में नियर मनी की बात की थी, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा कि नियर मनी भी यही थी कि जो मनी के नियर है, या हम कहें जिसको थोड़े से टाइम या थोड़ी सी मनी को हम अगर व्यय करके उसको हम इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम कहें जो नियर मनी है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट ही है मनी का। तो गर्ले और शाह ने अब उन सभी वस्तुओं को शामिल किया है मनी सप्लाई में जो उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। तो उनके अकॉर्डिंग करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स, ये तीनों तो हैं ही। इसके साथ साथ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स और प्लस शेयर प्लस बॉन्ड, मतलब बचत बैंक जमा और शेयर्स और बॉन्ड्स जो कि निकटतम प्रतिस्थापन है मनी के। तो क्योंकि इनमें सभी में तरलता का गुण करेंसी की तरह ही है, तो इसलिए इन सब के जोड़ से ये बन गया गर्ले और शाह की विचारधारा मनी सप्लाई की। तो आई एम रिपीटिंग, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस सेविंग बैंक डिपॉजिट प्लस शेयर प्लस बॉन्ड। तो ये हो गया गर्ले और शाह का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंकिंग और रेडक्लिफ विचारधारा या रेडक्लिफ व्यू, केंद्रीय बैंकिंग या रेडक्लिफ विचारधारा। तो इस विचारधारा के अकॉर्डिंग मुद्रा या मनी सप्लाई का मतलब होता है विभिन्न साधनों द्वारा दी गई साख, या हम कहें मनी इज़ द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ सोर्सेज, मतलब जितने भी साधनों से साख मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, तो वो मनी की पूर्ति में इंक्लूड किया है इस विचारधारा के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, करेंसी जो पीछे वाला है शेयर बॉन्ड्स तक तो वही चीज़ें हैं, देखो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस टाइम डिपॉजिट्स प्लस सेविंग बैंक डिपॉजिट्स प्लस शेयर्स प्लस बॉन्ड्स, फिर आ गया सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ भी आ गई सभी तरह की, और एक आ गई क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर असंगठित क्षेत्र से भी साख मिल रही है। असंगठित क्षेत्र होता है जिसपे बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि शाहूकार हो गए या महाजन हो गए जो पैसा उधार देने का काम करते हैं गाँवों में, आड़ती हो गए, जैसे मान लो पैसा उधार दे रहे हैं, तो उनसे मिलने वाली साख भी मुद्रा की पूर्ति का ही भाग है अकॉर्डिंग टू दिस व्यू और अकॉर्डिंग टू दिस विचारधारा। तो इस विचारधारा के अकॉर्डिंग क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आ जाएगा। तो ये मुद्रा की पूर्ति का काफ़ी वाइडर जो है कॉन्सेप्ट है। तो
इस तरह से हमने अभी बात की डिफरेंट व्यूज़ मनी सप्लाई के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति के घटकों की बात कर लेते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा की पूर्ति में मुख्य रूप से दो घटक शामिल किए जाते हैं, एक है करेंसी और दूसरा है मांग जमा, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। करेंसी की बात कर लें सबसे पहले। करेंसी जो है मुद्रा की पूर्ति का एक मुख्य अंग है और करेंसी में शामिल किए जाते हैं सिक्के और करेंसी नोट, कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। तो सिक्कों की बात करें अगर, कि आजकल जो है हर देश में सिक्के जो जारी करने का काम है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। पहले ये सिक्के जारी करने का काम निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता था, लेकिन उन संस्थाओं द्वारा जारी किए गए सिक्कों में काफ़ी मतलब सिक्कों के वजन में और धातु की शुद्धता में काफ़ी मतलब अशुद्धियाँ पाई जाती थी, या हम कहें तो सरकारें ताकि धोखाधड़ी ना हो सके इसलिए सरकारें उन पर काफ़ी प्रतिबंध लगा देती थी। पहले जो गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड का युग था, जिसके हम कहें कि स्वर्णमान और धातुमान चलता था, मतलब सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। और वो जो सिक्के होते थे वो फुल बॉडीड मनी के रूप में थे, या स्टैंडर्ड कॉइन कहा जाता था उनको। स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब होता है जितने रुपए, जितनी मतलब वैल्यू उसकी बाहर अंकित है उतने ही वैल्यू की जो मेटल या धातु है उसके अंदर लगी होती थी। लेकिन जो आजकल है मैनेज्ड करेंसी सिस्टम चलता है, तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं इनका कोई उपयोग नहीं रहा, आजकल इनका प्रचलन जो बंद हो गया है। और छोटे छोटे सिक्के सरकार जारी करती है, लेकिन आजकल काफ़ी इनका रोल सिक्कों का काफ़ी कम हो गया है, तो काफ़ी कम शेयर होता है इनका मुद्रा की पूर्ति में। मुख्य जो अंग होते हैं वो है करेंसी नोट्स। मुद्रा की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण अंग करेंसी नोट है, और जो करेंसी नोट जारी करने का काम होता है वो सरकार भी करती है और आरबीआई केंद्रीय बैंक दोनों ही करते हैं। 1 रुपये का नोट सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और बाकी के सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। और करेंसी नोटों का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो केंद्रीय बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। अब हम बात कर लें कि मान लो करेंसी नोट जारी करने की प्रणालियों के बारे में। बहुत सारी प्रणालियाँ प्रचलित थी पहले, जिसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। एक प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है, अनुपातिक प्रणाली है, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और न्यूनतम कोष प्रणाली। तो बहुत सारी प्रणालियाँ इसमें प्रचलित थी। अगर हम प्रतिनिधि पत्र मुद्रा प्रणाली की बात करें तो ये वाली जो प्रणाली थी वो मेटेलिक स्टैंडर्ड के युग में प्रचलित थी, जब धातुमान चलता था। अर्थात इसके पीछे क्या होता था, 100% धातु कोष रखा जाता था। मान लो केंद्रीय बैंक ने 1 करोड़ के नोट जारी करने हैं, तो 1 करोड़ रुपए के मूल्य का ही सोना या चांदी अपने पास कोष में सुरक्षित रखना पड़ता था। तो ये तो थी प्रतिनिधि पत्र मुद्रा प्रणाली। इसमें क्या था, इस पत्र मुद्रा प्रणाली को जारी करने के 2 मेन उद्देश्य थे कि इससे एक तो सिक्के मतलब सिक्कों की ढलाई का खर्चा बच जाता था, और दूसरा सिक्कों की घिसावट से होने वाली हानि, क्योंकि देखो उसकी बदले में पत्र मुद्रा जारी की है, सिक्के तो कोष में रखे गए हैं, तो ढिलाई का खर्चा भी बच गया और सिक्कों की घिसावट में होने वाली हानि भी नहीं हुई। लेकिन ये प्रणाली जो काफ़ी बेलोचदार प्रणाली थी, इसमें जो पत्र मुद्रा कितनी जारी होगी ये धातु के स्टॉक पे डिपेंड है। अगर धातु का जो स्टॉक है, जो भी मेटल हमने कोष में रखी, चाहे वो सोना चाहे वो चांदी, अगर उस धातु के स्टॉक को नहीं बढ़ाया जा सकता तो पत्र मुद्रा को भी नहीं बढ़ाया जा सकता था। फिर क्या आया, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा प्रणाली में दोष आए, तो इसके बाद अनुपातिक प्रणाली अपनाई गई, जिसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं। इस प्रणाली में क्या था, करेंसी नोटों की पूर्ति के केवल एक निश्चित अनुपात के मूल्य के बराबर ही धातु स्टॉक में रखी जाती थी। मतलब उस पिछले में प्रतिनिधि पत्र मुद्रा प्रणाली में 100% धातु रखना ज़रूरी था, लेकिन जो अनुपातिक थी, जिसे नाम से लग रहा है कि इसमें एक जितना अपने करेंसी नोट जारी करने उसका एक सर्टेन अनुपात या सर्टेन परसेंटेज ही रखना पड़ता था अनुपातिक प्रणाली में। 1956 से पहले यही प्रणालियाँ प्रचलित थी, ये वाली प्रणाली। इसमें क्या था, इसके अंतर्गत जैसे रिजर्व बैंक जितने मूल्य के नोट जारी करना चाह रहे हैं उसका केवल 40%, जैसे अनुपातिक प्रणाली में कितना परसेंटेज डिसाइड कर दिया, 40% सोना या चांदी के रूप में सुरक्षित रखना पड़ता था। 1956 तक ये चली प्रणाली। इसके बाद हमने न्यूनतम निधि प्रणाली को अपना लिया, जो आजकल चलती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। न्यूनतम निधि कोष जो प्रणाली है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, इसमें क्या होता है, केंद्रीय बैंक
एक न्यूनतम निधि, एक मिनिमम उसकी अमाउंट डिसाइड कर ली, उसका मूल्य डिसाइड कर लिया कि इतने का सोना और चांदी स्टॉक में रखकर कितने भी मूल्य के नोट जारी किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या डिसाइड किया गया है कि कानूनी तौर पर 200 करोड़ रुपए की मिनिमम रिजर्व, न्यूनतम निधि कोष में रखनी ज़रूरी है, 200 करोड़। और इसमें से 115 करोड़ रुपए का सोना ज़रूरी है और बाकी की दूसरी प्रतिभूतियाँ। तो ये 200 करोड़ रुपए की जो मुद्रा है या हम कहें धातु है, इसको कोष में रखकर अनलिमिटेड मात्रा में नोट जारी किए जा सकते हैं। तो इस प्रणाली का ये तो बेनिफिट हो गया कि इसमें लोच काफ़ी अधिक है, मुद्रा की पूर्ति को आवश्यकता के अकॉर्डिंग बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कई बार इसकी जो एक्सेस सप्लाई होने का भी डर बना रहता है। फिर हमने 2 टर्म यूज़ की थी, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील मुद्रा। पत्र मुद्रा का प्रकार क्या है, इसको भी देख लें थोड़ा सा। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की स्थिति में क्या होता था, जो मुद्राधिकारी थे, जो नोट जारी करते थे, उनको वो क्या करते थे, पर जैसे नाम से क्लियर है परिवर्तनशील है पत्र मुद्रा कि मुद्राधिकारी हैं जो वो नोटों को एक निश्चित दर पर धातु में बदलने का काम करते थे, उनको नोटों को एक निश्चित दर पर धातु में बदलना पड़ता था। और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रणाली में क्या है, जैसे हम आजकल नोट यूज़ करते हैं, उसमें क्या है, उसके बदले में वही पैसे ही मिलेंगे, उसमें सोने या चांदी में बदलने की कोई भी गारंटी नहीं देता हमारी जो मौद्रिक अधिकारी हैं। तो आजकल संसार के सभी देशों में ये इनकन्वर्टेबल पेपर मनी वाला सिस्टम ही चल रहा है। और इसमें जो नोट है वो वास्तव में क्या है, एक तरह के प्रोविजरी नोट होते हैं जिसमें मौद्रिक अधिकारी इन्हें सिक्कों में या दूसरे नोटों में बदलने की ही प्रतिज्ञा देता है। जैसे कि आपने नोटों के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा होगा ना कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, हर नोट के ऊपर लिखा होता है। तो आजकल जो प्रणाली चल रही है, पत्र मुद्रा प्रणाली तो है ही, उसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग पत्र मुद्रा जारी की जाती है। और ये प्रणाली अपरिवर्तनशील प्रणाली है कि जिसमें मौद्रिक अधिकारी मतलब जो करेंसी है या जो हम कहें नोट हैं, उनको वो नोटों या सिक्कों में ही बदलने की गारंटी देता है, किसी सोने या चांदी की धातु में बदलने की गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट है मांग जमा की बात कर लें, जो इसका दूसरा सेगमेंट है, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है। अभी हमने करेंसी की बात की, जिसमें हमने कॉइन्स की बात की और करेंसी नोट्स की बात की। फिर आपने डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में बता देना कि जैसे कि हमें जानते हैं कि लोग अपना जो धन है वो बैंकों में जमा कराते हैं, 2 तरह से जमा करा सकते हैं, एक टाइम डिपॉजिट्स, एक डिमांड डिपॉजिट्स। जो टाइम डिपॉजिट होती है वो एक निश्चित समय के लिए जमा कराई जाती है, इस जमा को हम चेक से नहीं निकलवा सकते। लेकिन मांग जमा के रूप में जो हमने पैसा जमा कराया वो जो खाता धारक है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कभी भी निकलवा सकता है। इसलिए डिमांड डिपॉजिट उतनी ही लिक्विड है जितनी कि घर में रखा हुआ पैसा, मतलब घर में भी रखा है चाहे बैंक में रखा, तुरंत गए चाहे एटीएम से निकलवा लिया चाहे चेक्स के थ्रू निकलवा लिया, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स भी इसका मनी सप्लाई का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स माना जाता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे हम। नेक्स्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे मनी सप्लाई के मेजर्स इंडिया में क्या क्या हैं, या हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स की बात करेंगे और उसके डिटर्मिनेंट्स की भी बात करेंगे। थैंक यू।